सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good afternoon to all of you. Today we are going to start our new topic, that is automotive air conditioning system. So this is our last unit, and in this unit we are going to study about complete introduction of air conditioning system. Then we will know how we can calculate the load, then air conditioning components, what are the system and what are the schematics. Then we will go for refrigerant, their details, and finally we will complete our फॉल्ट डायग्नोसिस। तो कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं एयर कंडीशन में, वी विल कवर दैट एंड इट्स सिम्टम्स आल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद इंट्रोडक्शन। सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट इट इज ए नेसेसरी कंपोनेंट इन आवर ऑटोमोबाइल नाउअडेज। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि एयर कंडीशन एक ऑप्शनल कंपोनेंट हुआ करता था और जो भी यूजर है या जो भी कस्टमर है वो उसकी विल पर डिपेंड करता था कि उसको एयर कंडीशन चाहिए या नहीं चाहिए। बट एज द पासिंग ऑफ द टाइम ये एक मैंडेटरी चीज़ बनती जा रही है, बिकॉज जब हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं और हमारे कई तरीके से स्ट्रेसेस कम होती हैं, हमारे एक्सीडेंट्स के चांस कम हो जाते हैं। तो ये इसलिए एक हमारा एक ऑटोमोबाइल का पार्ट बन चुका है। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इट इज़। सो एयर कंडीशन जनरली वी विल ऑल्सो कॉल इट AC और A/C भी हम कई बार लिखते हैं और कई बार हम इसको एयरकॉन भी बोलते हैं। सो इट all refers to our air conditioning. So air conditioning is the process of removing heat and moisture from the interior of an occupied space to improve the comfort of occupant. तो कोई भी हम एक लिमिटेड स्पेस की बात करें, क्योंकि देखिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम ओपन सिस्टम की बात करें, बिकॉज ओपन सिस्टम की हम हीट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं क्लोज सिस्टम चाहिए। और क्लोज सिस्टम कुछ भी हो सकता है, वो कुछ एक छोटे से कंटेनर से हो सकता है, वो एक फ्रिज हो सकता है, वो एक रूम हो सकता है, वो एक मॉल हो सकता है, वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या फिर वो एक सिनेमा घर हो सकता है। सो वी शुड टॉक अबाउट अ एनक्लोज्ड सिस्टम, जहाँ पर एक बाउंड्री हो जिसके अंदर की हमें स्पेस को ठंडा करना हो, दैट इज ए क्लोज सिस्टम। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, और वहाँ पर हमें जो डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए प्लस जो डिजायर्ड मॉइस्चर चाहिए, ये दोनों चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती है। दैट इज नोन एज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और इसका बेसिक जो आउटपुट है वो क्या है, कंफर्ट देना, जो भी अंदर ऑक्यूपेंट हैं, जो अंदर हैं, उनको ठंडक देना और उनको प्लीजेंट फील कराना, अच्छा फील कराना। ओके, कई बार हम लोग एक नया वर्ड और यूज कर सकते हैं, दैट इज HVAC। तो हम लोग एयर कंडीशन के अलावा HVAC भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, दैट इज स्टैंडिंग फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो हीटिंग इसके साथ में एक वर्ड और जुड़ गया है। देखिए एयर कंडीशन में सिर्फ हम कूलिंग की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कूलिंग से ही हमारे को कंफर्टेबल फील होता है। यू नो दैट ड्यूरिंग विंटर सीजन्स जब ठंड पड़ती है तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली बाहर का टेम्परेचर कम होता है, उस टाइम पे हम अगेन अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के लिए अलग सेट ऑफ पैरामीटर चाहिए। तो हमें कई बार एटमॉस्फेयर को गर्म भी करना पड़ता है। सो इन दैट सिनेरियो वी नीड टू हीट अप दैट एनवायरनमेंट, और वो हीट करने को हम लोग हीटिंग बोलते हैं। प्लस हम लोगों को वेंटिलेशन प्रॉपर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने स्पेस को ठंडा कर दिया, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी चाहिए आपको, यानी जब आपको फ्रेश एयर चाहिए आप उसको फ्रेश एयर ले सकते हैं, और जब आपको सर्कुलेट करनी है सेम एयर को आप सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इस कंप्लीट सिस्टम को, जो कि एक जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं कोल्ड एंड हॉट, या फिर हम बोलते हैं विंटर कम समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तो यानी दोनों काम करता है। ठीक है, तो इंडिया जैसी जगह में जहाँ पर ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, वहाँ पर इस तरह के एयर कंडीशन ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, जिसमें ठंड और गर्मी दोनों के लिए ही इसको बनाया जाता है। तो दैट इज नोन एज HVAC। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन कंफर्ट, और ये बार बार से टर्म आप सुनेंगे ह्यूमन कंफर्ट। तो ह्यूमन कंफर्ट एक्चुअली है क्या, तो बहुत अलग अलग बुक्स में कुछ एक रेंज में दिया हुआ है, बट मोर और लेस जो एक कंफर्ट जोन है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। सो जो टेम्परेचर रेंज है, दैट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ए ह्यूमन कंफर्ट इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एक ये जनरल परसेप्शन है कि इस टेम्परेचर के बीच में हमारी बॉडी बहुत अच्छे से एक्टिवेट रहती है, हमारे सेल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, दैट शुड बी इन बिटवीन 40% टू 60%। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। यदि हम बात करें कि टेम्परेचर तो लो है, लेकिन यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऊपर है या नीचे है, तो दोनों ही केस में हम अनकंफर्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम चेन्नई चले जाएं और या कोस्टल एरियाज में चले जाएं, तो वहां पर हम देखेंगे टेम्परेचर तो आपको 25 डिग्री 26 डिग्री मिल जाएगा, लेकिन ह्यूमिडिटी विल क्रॉस लाइक 90-95। तो वहां पर जब 90-95 RH होती है तो हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल, हमें स्वेटिंग होता है, तो हम वो स्वेटिंग सूख नहीं पाता है, तो हमें बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। इसी तरह से यदि हम बिल्कुल गर्मी की बात करें,
तो वहाँ पर क्या होता है, आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल डाउन हो जाता है, 10, 20, 30 तक चली जाती है, मतलब एयर में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहती है, तो भी हम बहुत जल्दी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हमारे को पसीना आता है और वो हाथों हाथ वो एकदम से गायब हो जाता है, तो हमारी बॉडी कूल नहीं हो पाती है। तो बोथ द सिनेरियोज आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंफर्ट। तो हम ये चाहते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी कैप्ड इन बिटवीन 40 to 60। ठीक है। इसी तरह से थर्ड जो चीज़ है वो है एयर मूवमेंट। तो देखिए, आप यदि स्टैंड स्टिल एयर में रहेंगे जहाँ पर हवा नहीं चल रही है, तो ठंडा होगा तो भी आपकी बॉडी को इतना अच्छा से फील नहीं होगा, बिकॉज आपको चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए कि एक हवा आपके आर पार से पास होती रहे और वो आपकी जो भी जो टिश्यूज हैं या फिर जो स्वेटिंग है या फिर जो आपकी स्किन है उसको टच करके आपको ठंडक करती रहे। तो कन्वेक्शन में हमें चाहिए कि मूवमेंट होना चाहिए एयर का, तभी आपकी हीट जो है वो वहाँ से डिसिपेट होगी एटमॉस्फेयर के साथ। तो यदि स्टैंड स्टिल एयर है, यदि रुकी हुई एयर है, तो वहाँ पर आपको अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा तेज हवा चलेगी तो भी आप अनकंफर्टेबल होंगे। यदि आपने देखा होगा, यदि 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर की आप हवा में जब जाते हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। तो हम चाहते हैं कि एयर का फ्लो तो हो लेकिन एक रेंज में हो। सो अप्रोक्सीमेटली यदि हम देखें तो बुक्स के अकॉर्डिंगली 10 to 15 मीटर पर मिनट, या फिर हम कह सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हम प्लीजेंट मान सकते हैं, और इस पर हम अच्छा फील करते हैं। ओके। इसी तरीके से एक चीज़ और आती है, दैट इज एयर क्वालिटी और प्योरिटी। तो एयर कंफर्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपकी जो एयर है वो प्यूरिफाई हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो। क्वालिटी का मतलब क्या है कि उसके अंदर में प्रॉपर ऑक्सीजन होनी चाहिए, उसके अंदर में बैक्टीरियाज नहीं होने चाहिए, वायरसेस नहीं होने चाहिए, प्योर होनी चाहिए, और किसी तरह का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको सब कुछ, यदि मैं ऊपर की तीनों चीज़ें देता हूँ, टेम्परेचर मैंने आपने मांगा उतना दे दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे दी, एयर का मूवमेंट उतना दे दिया, लेकिन यदि मान लीजिए आपकी कार के अंदर में कोई चीज़ पुरानी पड़ी हुई है और वो बदबू मार रही है, तो आप अजीब सा फील करेंगे, अनप्लीजेंट फील करेंगे। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की फीचर्स दैट योर एयर क्वालिटी शुड बी गुड एनफ। तो आप लोगों के लिए वो चीज़ें, कई सारे पैरामीटर्स हैं इसमें, वी कैन नॉट गो इन सो मच डिटेल कि एयर क्वालिटी को हम किस इंडेक्स में नापेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एयर के ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे होने चाहिए। इसी तरीके से यदि हम लास्ट बात करें तो हम नॉइस लेवल को भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि एयर कंडीशन करना ही सफिशिएंट नहीं है। यदि मान लीजिए आपने घरों में भी देखा होगा एयर कंडीशनर, यदि आपका आउटडोर या इंडोर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, वाइब्रेट करता है, जिसको हम डेसिबल में नापते हैं, तो 1 डेसिबल के बाद वो अनप्लीजेंट हो जाता है, हमें सुनने में बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो वो भी हमें चाहिए कि हमारा जो नॉइस लेवल है एयर कंडीशनर का, वो एक ऑप्टिमम हो, एक लेवल से ज़्यादा उसकी हाई नॉइस नहीं हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि रिलेटिव हैं हमारे ह्यूमन कंफर्ट से, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी, या तो हम डोमेस्टिक एयर कंडीशन की बात करें, या फिर हम इंडस्ट्रियल और या कमर्शियलाइज की बात करें, या फिर हमारे ऑटोमोबाइल एयर कंडीशंस की बात करें, तो हमें ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करने होते हैं। ओके। सो नाउ लेट्स सी दैट अ लिक्विड लाइक वाटर और अल्कोहल एब्जॉर्ब द हीट इन इट्स विसिनिटी एज इट एवापोरेट्स। तो देखिए, यदि हम एयर कंडीशन का फंडामेंटल समझना चाहें, प्रिंसिपल समझना चाहें, तो आपने देखा होगा कभी आप, यदि आपके हाथों पे वाटर लगा रहता है और आप बाहर आते हैं तो आपको वहाँ ठंडक महसूस होती है, बिकॉज वो वाटर जो होता है वो इवोपरेट होता है, तो वहाँ पर कूलिंग को छोड़ जाता है। इसी तरह से यदि आप अल्कोहल लेते हैं या फिर आजकल आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो ठंडा लगता है, बिकॉज जैसे ही वो इवोपरेट होता है तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वो खुद इवोपरेट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि कोई भी एयर कंडीशन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो अपना क्या करता है, जो उसका मीडियम है, जो फेज है, वो अपना फेज चेंज कर लेता है बाय टेकिंग एनर्जी। तो वो एनर्जी अपनी सराउंडिंग से लेता है। यदि मान लीजिए आपने हाथ के ऊपर में कोई चीज रखी है और आपकी बॉडी से यदि वो एनर्जी ले रहा है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी को ठंडक फील होगी और वो खुद एनर्जी लेकर के क्या करेगा, अपना फेस चेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपने लिक्विड, सपोज करिए अल्कोहल यूज किया है या सैनिटाइजर यूज किया है, तो आप देखेंगे वो लिक्विड थोड़ी देर में आपके हाथों से गायब हो जाता है और वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। तो बेसिकली वो इवोपरेट कैसे हुआ, गैसियस फॉर्म में कैसे गया, बाय टेकिंग द हीट फ्रॉम योर स्किन, सो दैट इज व्हाई यू फील कोल्ड। सो इट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट। तो यही बात हम बोल रहे हैं, व्हेन अल्कोहल इज पुटिंग ऑन योर स्किन यू फील चिली। This happens because when the alcohol evaporates, it removes heat from your skin. Okay. On the air conditioner cycle, by using the above principle and refrigerant, which is easier to evaporate than alcohol take place. तो हम लोग इसी तरह के हमारे रेफ्रिजरेंट्स काम में लेते हैं जो कि इजीली इवोपरेट हो सके, कम टेम्परेचर पर भी जो क्या है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज रेफ्रिजरेशन। तो यही हम यूज करके रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं। ठीक है। The higher the vaporizing capacity, the larger the heat absorbing power and higher refrigeration capacity. तो हम लोग देखते हैं कि यदि वेपोराइजेशन कैपेसिटी ज़्यादा है तो हमें अच्छी ठंडक मिलती है, ज़्यादा वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर सकता है।
तो इन फिनोमेना को हम एक एक करके बहुत डिटेल में आप समझेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी।